Hardy-Weinberg law or theorem, one of the most difficult topics in a NEET and board syllabus. ये क्या है, इसको कैसे पढ़ें और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे. So in this part of video we are going to resolve all these issues. Hello everyone, welcome to the Biology Junction. जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हार्डी वेनबर्ग लॉ ये कहाँ पढ़ते हैं, ये किसके अंडर में आता है. तो हार्डी वेनबर्ग लॉ आता है अंडर द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब कि हम जब एक सिंगल इंडिविजुअल की जेनेटिक्स की बात नहीं करें बल्कि एक एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक्स की बात करें तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स. नाउ पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल रह रहे हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर पाए उनको पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया में या अर्थ पे ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, इसी तरीके से डॉग्स की अदर पॉपुलेशन है या किसी और एनिमल की अदर पॉपुलेशन है. अगर अब हम बाय डेफिनेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स को देखें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना. जीन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, सपोज कर लीजिए ये एक पॉपुलेशन है जिसमें 10 इंडिविजुअल हैं और हर इंडिविजुअल के पास अपना जेनेटिक मेकअप है. तो सपोज कर लीजिए कि उनका ये सब डिप्लॉयड है और उनका ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है. अब होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये एक लोकस है जो कि इस पे भी होगा और इस पे भी होगा और इसमें किसी जीन के 2 एलील्स है. फॉर एग्जाम्पल कि किसी कलर का 2 एलील है, आई कलर ले लेते हैं तो एक कैपिटल ई है और एक स्मॉल ई है. ये दोनों कैपिटल ई भी हो सकता है, दोनों स्मॉल ई भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, दैट यू नो. सो जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी एक एलील उस पूरे पॉपुलेशन में उस लोकस में पाए जाने वाले उस जीन के एलील का कितना फ्रैक्शन है. तो ये मान लें कि इस लोकस पे ये अब सिर्फ इसी इंडिविजुअल में तो ये लोकस होगा नहीं, इन 10 में सब जगह में हो सकता है, 2 में हो कैपिटल ई इसी पर्टिकुलर लोकस पे. तो ये सपोज कर लीजिए कि इन 10 में 2 में ये इसी लोकस पे कैपिटल ई है तो कैपिटल ई का नंबर हो गया 2 और 10 है तो टोटल लोकस कितने हो गए, हर के पास 2 यानी कि 20 लोकस हो गए जिसपे कोई ना कोई एलील होगा. तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स अगर हम कहें तो 20 हो गए. तो 2/20 दैट मीन्स 0.1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ई या इसी को कहेंगे जीन फ्रीक्वेंसी. सो इसकी स्टडी को कि कोई भी एलील उसका परसेंटेज या उसका फ्रैक्शन टोटल पॉपुलेशन में कितना है इसको कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसके अंदर ये हार्डी वेनबर्ग लॉ और थ्योरम आता है. तो इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन ओवर टाइम ऑफ पीरियड, जो पॉपुलेशन होती है वो इवॉल्व होती जाती है. तो इवोल्यूशन पॉपुलेशन में होता है और कैसे होता है, द रीजन बिहाइंड दैट इज अ म्यूटेशन, द रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल सिलेक्शन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है उसके थ्रू, नेचुरल सिलेक्शन उसकी वजह से भी नए कैरेक्टर आते हैं, माइग्रेशन और जीन फ्लो किसी एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में किसी का जाना या बाहर से अंदर आना, दैट इज अ जीन फ्लो, और जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट मीन्स अचानक से हुआ चेंज. इन सब की वजह से एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, उनके एलील्स में जीन्स में भी चेंजेस आते हैं जिससे नई स्पीसीज या नई वो जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. और ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं इवॉल्विंग पॉपुलेशन. दूसरी तरफ से अगर इन सारी चीजों को किसी तरीके से स्टॉप कर दिया जाए, ना होने दिया जाए, तो
उस कंडीशन में जो पॉपुलेशन होगी वो इवॉल्व नहीं होगी, यानी आज जैसी पॉपुलेशन है वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन भी रहेगी, उसके नेक्स्ट भी रहेगी, उसके नेक्स्ट भी रहेगी, दैट मीन्स इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके की पॉपुलेशन को कहा जाता है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के केस में नो म्यूटेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग होगी, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, माइग्रेशन या जीन फ्लो को नहीं होने दिया जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी अलाउ नहीं करेंगे। और ये सब कैसे हो पाएगा, इसमें एक बड़ा रीजन ये है कि हम लार्ज पॉपुलेशन साइज लेंगे, वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन साइज। अब देखिए, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो उसमें से कुछ जाए कुछ आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हार्डी वेनबर्ग का लॉ है ये इस पॉपुलेशन के लिए नहीं है, दैट इज फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन रियल में पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में हम ये सब रोक नहीं सकते। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसमें कि कोई भी पॉपुलेशन इवॉल्व ना हो, और उस समय उसकी जीन फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है टू कंपेयर, ये एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है जिसमें कि कोई भी चेंजेस ना हो। तो इसको कंपेयर करके हम इसमें से किसी भी फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं ऑन अ पॉपुलेशन। तो द हार्डी वेनबर्ग लॉ सेज कि इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, यानी जिसमें ये सारी कंडीशन फॉलो हो, वहां एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जैसा हमने बताया था क्या होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी या इक्विलिब्रियम में रहती है, दैट इज कांस्टेंट, ये बदलेगी नहीं जनरेशन टू जनरेशन। बदलेगा नहीं का मतलब ये एकदम नहीं है कि नंबर या फ्रैक्शन नहीं बदलेगा, दैट मीन्स कि एक जीन के लिए जो दो एलीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डोमिनेंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करें P से, और दूसरा जो रेसेसिव होता है उसको रिप्रेजेंट करें Q से, तो P प्लस Q को जब भी ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, जहां P जो है वो डोमिनेंट एलील की जीन फ्रीक्वेंसी है और Q जो है वो रेसेसिव एलील की जीन फ्रीक्वेंसी है। तो अगर P की वैल्यू बढ़ेगी तो Q की वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी, दैट मीन्स देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन दोस। अब ये जो है वो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स कि ये जीन लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हमको जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करना हो या इवन फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि जीनोटाइप के बेसिस पे आप फिनोटाइप भी बता देंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर हम एक मेल को रिप्रेजेंट करें तो मेल के पास अगर दो एलील्स हैं P एंड Q, और इसी तरीके से एक फीमेल ले लें, उसके पास भी यही दोनों एलील्स है P एंड Q, तो इनमें कितने जीनोटाइप हो सकते हैं। सो आप देख सकते हैं P और P यहाँ पे जो है दोनों डोमिनेंट होंगे, P एंड Q इसमें एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, इसमें भी एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, और इसमें दोनों ही रेसेसिव होंगे। तो अगर इस जीनोटाइप को हम देखें तो 4 जीनोटाइप पॉसिबल हैं इसके, P प्लस PQ प्लस PQ एंड प्लस QQ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये होगा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और इस केस में इसको भी क्या होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ के केस में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ अ हार्डी वेनबर्ग लॉ, जो दोनों को हमें याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछती है जीन की, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर जीनोटाइप पूछता है या फिनोटाइप की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा।
जब हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस हार्डी-वेनबर्ग लॉ के, तो कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए देयर आर सम पॉइंट्स जिसमें कि हमें ध्यान देना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अगर एलील वर्ड यूज होता है तो डोमिनेंट का पूछता है तो आप इसका मतलब है आपको पी निकालना है। अगर रेसेसिव एलील का पूछता है तो आपको क्यू निकालना है। अगर ये कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी यहां आपसे इंडिविजुअल के बारे में पूछ रहा है और कौन से होमोजाइगस डोमिनेंट, तो आपको पता है होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी वाले, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है दैट इज पी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से होमोजाइगस रेसेसिव पूछता है तो आपको क्यू स्क्वायर निकालना है, दैट मींस क्यू जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसी तरीके से अगर आपसे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, आपको पता है इसमें पी डोमिनेंट है तो टोटल डोमिनेंट ही होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी 2pq, ये आपको निकालना है। अब अगर फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है और वो पॉइंट में है 0.02 और वो परसेंटेज में दे रहा है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 20% दिया हुआ है किसी की फ्रीक्वेंसी और आपको कैलकुलेट मान लीजिए डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 20% दिया है, यानी P जो है वो 20% दिया है, दैट मींस इस परसेंट को आप फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो 20/100 यानी 0.2 आ जाएगा और उसके बाद आप P प्लस Q इक्वल टू 1 लगा देंगे तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी 0.8 और फिर इसको आप परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 80। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन, पॉइंट या जीनोटाइप पूछ रहा है या सीधे एलील पूछ रहा है, इस बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर देना है। So this is all about the theory part. Now in a second part of this video हम लोग लेंगे इसके कुछ numerical and some theoretical questions जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। So thank you so much.